नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो यूपी पीएससी जो है आरओ को टारगेट करते हुए हम लोग टेस्ट देख रहे थे और इस क्रम में यदि बात करें तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो है जीएस वर्ल्ड से टोटल 5 टेस्ट देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे दूसरा टेस्ट जो स्टार्ट किए हैं ये है पीसीएस मंत्रा, तो इससे हम लोग देख रहे हैं और इसका ये टेस्ट नंबर 1 हम लोग देख रहे थे और इसका पार्ट 1 जो है कंप्लीट हो चुका है। ये जो टेस्ट था बिल्कुल ही आपका ओवरऑल जो है हिस्ट्री के ऊपर बनाया गया है। तो इसका पार्ट 1 देखे थे और पार्ट 1 में जनरली हम लोग देखे थे कल कि एनिसेंट जो है इंडिया और मिडाइवल इंडिया, ठीक है, यानी आपका प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास से मैक्सिमम क्वेश्चन था। आज इसका हम लोग पार्ट 2 देखेंगे और पार्ट 2 में जनरली आप देखेंगे तो आधुनिक भारत से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा पैरेलली जो है हम लोग इस चैनल पे जो है देखें तो बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, ठीक है, बीपीएससी 69 को ध्यान में रखते हुए वहां भी आपको आस्था ये से 4 टेस्ट जो है कंप्लीट कर किया जा चुका है। उसके अलावा आपको जो है 2 जो है परफेक्शन आईएएस से हम लोग टेस्ट देख चुके हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं वो जाके वीडियो देख सकते हैं, बीपीएससी 69 प्ले लिस्ट में जाएंगे या मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, इसके अलावा मैं बोला था मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए, तो आरओ में जो भी लोग इंटरेस्टेड है, जिनको तैयारी करना है, जिनको कोई मार्गदर्शन गाइडेंस वगैरह नहीं है, जिनको लगता है कि एक मार्गदर्शन गाइडेंस पर रह के हमको तैयारी करना चाहिए। बाकी देखिए, ये जो गाइडेंस प्रोग्राम है ये जो है बिल्कुल सेल्फ स्टडी का ही प्रोग्राम है, ठीक है। आपको गाइड किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा पुस्तक, आपको जितना हो सकता है हम अपने तरफ से प्रोवाइड करेंगे। डेली एक जो है टेस्ट होगा, सेक्शनल टेस्ट, ये सब चीज़ें होंगी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं आरओ के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया हुआ है, वो अप्लाई कर देंगे। इसके अलावा बीपीएससी 69 के लिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं, आज जो है आखिरी डेट है, तो आप लोग अप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यूपीएससी 2024 को टारगेट करते हुए भी हम लोग यहाँ पे टेस्ट देख रहे हैं और उसमें हम लोग विजन आईएएस से टेस्ट देख रहे हैं और वो पार्ट वाइज टेस्ट देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल डिस्क्राइब हुए में कि आपसे कहीं से कोई प्रश्न बने तो आप जो है बनाने के हालात में हो। बाकी आप देखिए, यदि बीपीएससी 69 कर रहे हैं या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या आप यूपी पीसीएस जो है आरओ की तैयारी कर रहे हैं, ये जितने भी लेक्चर अभी बन रहे हैं सारे के लिए जो है बिल्कुल वैलिड है। आप चाहें तो जाके सारा लेक्चर देख के देखिए। मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि आप सभी को प्री अगर एग्जाम आपको पास करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही काम करना पड़ेगा, केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कंसेप्ट अभी तक आप जब पढ़ते आ रहे होंगे कुछ ना कुछ कंसेप्ट बिल्डअप हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस जो है जारी रखिए। मेंस है तो मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग करना होगा, दूसरा उपाय कोई है नहीं, ठीक है। जितना अधिक करेंगे, अब वैसे में मेंस के आंसर राइटिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक आर एस शर्मा का सीरीज स्टार्ट किए थे एनसीईआरटी बैच में, तो वहाँ भी आपको 10 लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं। उसमें लेक्चर आप जो लोग अगर देखे हैं तो अच्छी बात है, कुछ लोग तो आंसर राइटिंग करके हमको सबमिट भी किए हैं। जो लोग चाहते हैं मेंस का आंसर राइटिंग करना, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना, तो लोग जो है उस जो है सीरीज को देख सकते हैं, वो भी थोड़े दिन में हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं इसका पार्ट 2। आप चाहें तो जो लोग चाहते हैं अगर परचेज करना तो परचेज कर सकते हैं। बाकी ये जो टेस्ट है पीसीएस मंत्रा से है जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो जैसे मैं आप सभी को बताया हूँ कि आप लोग जो क्या करेंगे, एक एक प्रश्न को बनाने का मेरे साथ पैरेलल में प्रयास करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको वक्त दूंगा। इसके अलावा कोई आपका फीडबैक कमेंट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए, आप टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लेंगे, मैं वहाँ पे कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। लेकिन जैसे आप लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग जो है पीडीएफ के लिए कमेंट करते हैं पीडीएफ अपलोड किया जाए, आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखें। अभी तक जो भी हम टेस्ट सीरीज यहाँ किए हैं सारा का पीडीएफ आप सभी के लिए अवेलेबल कराए हैं, तो बिल्कुल इन सब का भी पीडीएफ हम जल्द से जल्द आप सभी का अवेलेबल जो है आप सभी के लिए करा देंगे। चलिए, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन जो है मेरे साथ पहले लिख लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन 71, पहली बार जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, आंसर करें। देखिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, 1774 में। देखिए, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट आया कब, 1773 में, और इस रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारी बातें थी। अच्छा, एक बात मैं और आप सभी को बता दूं, आप चाहते हैं अगर रिवीजन करना, अभी थोड़े दिन पहले हम ईपीएफओ को टारगेट करते हुए एक रिवीजन कराए थे, तो वहां से आप पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, उसके अलावा साइंस में देखेंगे तो फिजिक्स का सेक्शन हो गया और इकोनॉमी का एक रिवीजन कराया है। तो आप लोग यदि आरओ का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वो बिल्कुल क्या है, वैलिड है। आप जाके एक बार वहां से रिवीजन कर सकते हैं, माइंड मैप अपना बना सकते हैं। अब देखिए, सब सारी बातें जो पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया वहां पे बिल्कुल एक्सप्लेन करके आपको बताया गया है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कौन कौन सी बातें थी, ठीक है,
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो उस समय भारत में जो है गवर्नर कौन था, ठीक है, सारी बातें आपको जो है बताई गई है। चलिए, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसी के तहत 1774 में भारत में पहली बार कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसमें जो है मुख्य न्यायाधीश जो है एलिजा एमपी को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, याद रखेंगे, तथा 3 अपर न्यायाधीश इसमें थे, ठीक है। इतना बात आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इसके तहत जो है मद्रास, बंबई वगैरह आगे चल के जो है कलकत्ता प्रेसिडेंसी को जो है अधीन किया गया था, और बाद में जो है ये सब प्रोसेस जारी रहा था, ठीक है। चलिए, इतनी बातें याद रखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न, इस चार्टर एक्ट के तहत जो है एक विधि आयोग का गठन किया गया, ठीक है। विधि आयोग का गठन जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आंसर करें। देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1833 का चार्टर एक्ट। इसी के अंतर्गत जो है भारत में एक विधि आयोग का गठन किया गया था। देखिए, 1833 के चार्टर एक्ट में देखेंगे तो भारतीय कानून को जो है संचित, लिपिबद्ध तथा सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया। और सबसे पहले एक बात और याद रखेंगे, मैकाले, ठीक है, मैकाले का नाम आप सभी सुने होंगे। मैकाले को जो है विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल के परिषद में जो है शामिल किया गया था, ठीक है। इतनी बात आप याद रखेंगे। बाकी डिटेल में यदि चाहते हैं जानकारी इसका, तो मैं जैसे बताया हूँ पॉलिटी वगैरह का वीडियो देख लेंगे, सारा जो है एक एक वहाँ पे हम बिल्कुल डिस्क्राइब करके आप सभी को बताए हैं, ठीक है। एक और चीज 1833 में हुआ था, 1833 के चार्टर एक्ट में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रख ले, ठीक है। इसमें जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो है कुछ प्रावधान इसमें किए गए थे। तो कंपनी को जो है चीन से तथा चाय का व्यापार जो है छोड़ के इन सभी को एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो 1833 के अधिनियम के द्वारा कंपनी के जो है चीन से व्यापार और चाय संबंधी व्यापार का एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। इसको पहले एक्चुअली में देखिए क्या किया गया था, यानी 1833 से पहले देखेंगे तो चाय और चीन के साथ, ठीक है, व्यापार जो है जारी रखा गया था। लेकिन 1833 के अधिनियम में जो है चीन से व्यापार तथा चाय संबंधित व्यापार का भी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब क्या है, भारत में अब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करेगी, कोई भी कंपनी आके यहाँ पे व्यापार कर सकती है, ठीक है। चलिए, ये भी बात थोड़ा सा याद रखेंगे। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि किस जो है एक के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय और चीन के साथ व्यापार जो है एकाधिकार कायम रखा गया था, ठीक है, आप लोग लिखेंगे। खैर, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार जो है एकाधिकार पूरे भारत पे था, ठीक है। देखिए, आगे देखते हैं, पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में किसने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा, ठीक है, आंसर कीजिए। देखिए, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, लॉर्ड मिंटो, ठीक है। देखिए, 1909 में आपका भारत परिषद अधिनियम आता है, और इसमें जो है आपको मुसलमानों के लिए जो है पृथक मताधिकार दिया जाता है, यानी पृथक जो है निर्वाचन क्षेत्र स्थापना इसके द्वारा किया जाता है 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। और इसी संबंध में लॉर्ड मिंटो का जो है एक कथन था, ठीक है। तो मिंटो जो है मार्ले को एक पत्र लिखते हैं और उसमें एक बताते हैं कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। देखिए, 1909 के जो सुधार है, ये भारत परिषद अधिनियम है, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, ये भी बात याद रखेंगे। अगला देखें, किस अधिनियम के द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई, ठीक है, आंसर करें। देखिए, संघात्मक सरकार की बात की गई है, आप लोग आंसर कर चुके हैं, ऑप्शन क्या इसका सही होगा, 1935 का अधिनियम, ठीक है। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया, इसी के द्वारा सबसे पहली बार भारत पे जो है संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। यानी इस संघ में देखेंगे तो इस संघ में क्या किया गया था, ब्रिटिश भारतीय प्रांत और कुछ जो है भारतीय राष्ट्र संघ को शामिल इसमें करना था और इसको मिला के एक संघ बनाना था, ठीक है। 1935 का जो अधिनियम था, इसके द्वारा जो है प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके और केंद्र में जो है द्वैत शासन लागू करने की भी बात इसमें की गई थी, ठीक है। ये भी बात थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था। क्योंकि देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक जो है पॉलिटी का टॉपिक है, बिल्कुल नहीं। ये जो है पॉलिटी और हिस्ट्री को कनेक्ट करने वाला टॉपिक है, भारत का जो है संवैधानिक विकास, ठीक है। तो हिस्ट्री में भी आपको पढ़ना है और पॉलिटी में भी पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे में प्रश्न यहाँ से कंटिन्यू आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए,
संविधानिक सभा के प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था, पूछा गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आंसर आप लोग कर लिए होंगे। देखिए के मुंशी है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, जेबी कृपलानी, एन गोपाल स्वामी अयंगर। इसमें कौन शामिल नहीं थे आपको, जेबी कृपलानी इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, देखिए बीएन राव थे, उनके द्वारा जो है आपको संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए बोला गया था। और वो किसको सजेस्ट करते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस समिति का क्या बनाते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाते हैं। और इन्हीं के अंदर जो है कुछ सदस्य और आते हैं, ठीक है, जिसमें देखेंगे तो आपको गोपाल स्वामी अयंगर हो गए, ठीक है, उसके बाद अय्यर हो गए, मणिलाल जो है हो गए मुंशी, उसके बाद सैयद जो है मोहम्मद सादुल्ला हो गए, आपको माधव हो गए, उसके बाद आपके डीपी खेतान। इन सब जो है इसमें मेंबर शामिल थे, टोटल जो है 6 मेंबर इसमें। अब इसमें जो है जेबी कृपलानी शामिल नहीं थे। ठीक है, तो ऐसे में ऑप्शन आपका सी बन गया। ठीक है, प्रारूप समिति का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। किसके जो है सलाह पे इनको बनाया गया था, तो बिल्कुल बीएन राय के जो है सलाह पे इनको बनाया गया था। अब बीएन राय का भी जो काफी महत्वपूर्ण बीएन राव का योगदान है हमारे जो है संविधान निर्माण में। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य जो है वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंक से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कौन जो है नहीं है, आंसर करें। देखिए सती प्रथा की समाप्ति, ठगी प्रथा की समाप्ति है, नरबली प्रथा का अंत, व्यक्तिगत का सिद्धांत का शुरुआत। ठीक है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये व्यक्तिगत का जो सिद्धांत था, ठीक है, ये जो है किसके द्वारा लाया गया था, तो ये डलहौजी के द्वारा लाया गया था। ठीक है, हड़प नीति इन्हीं के द्वारा लाया गया था। बाकी जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक से देखेंगे तो सती प्रथा की समाप्ति इनके समय होती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ठगी प्रथा और नरबली प्रथा, ये सब चीज होता है यहाँ पे। ठीक है, तो विलियम बेंटिंक के द्वारा जो है, अच्छा और इनका बात याद रखेंगे विलियम बेंटिंक से रिलेटेड कि ये भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इनका कार्यकाल में देखेंगे तो 1828 से 1833 तक बहुत सारी कामें हुई और उसमें ये सब चीजें आपको दिख रही है। इन्हीं के प्रयासों से और राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में जो है सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। ठीक है, 1830 में देखेंगे तो 1830 में जो है आपको ठगी प्रथा का अंत किया गया था। साथ ही साथ नरबली को भी जो है इस प्रथा का भी अंत किया गया था। ये सब बातें आप याद रखेंगे। आगे देखिए, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ। साइमन कमीशन का भारत आगमन, देखिए यहाँ पे रीडिंग है, इरविन है, बिलिंगटन है या लॉर्ड लिनलिथगो है। सबसे पहला प्रश्न तो यही कि साइमन कमीशन भारत आया कब। ठीक है, तो ये भारत कब आया था, 1928 में आया था। अब इस समय कौन थे, ठीक है, तो इस समय आप लोग आंसर कर लिए होंगे लॉर्ड इरविन। ठीक है, साइमन कमीशन कब आता है, 1928 में, और इस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन। ठीक है, अब ये दूसरा प्रश्न आता है कि साइमन कमीशन क्यों आया था भारत, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था, ये भी सब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसी की जांच के लिए जो है यहाँ पे भारत पहुंचा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि इसमें जो है किसी भारतीय को जो है शामिल नहीं किया गया था और ऐसे में जो है इसका विरोध हुआ था। और आप सभी को पता है कि लाला लाजपत राय का जो है इसी विरोध के दौरान लाठीचार्ज में इनका जो है कुछ दिनों के बाद मौत हो गया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है इसमें कौन सही है। ठीक है, देखिए पहला दिया है कि 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। दूसरा, कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यकरण पे बल दिया गया। तीसरा, कार्ल मार्क्स ने कहा कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है। इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपको सही है। देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है आपको। 1813 में जो है भारत के व्यापार में ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी इसका एकाधिकार क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। चाय और चीन के साथ व्यापार कायम रखा गया था, जो थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया गया। और ये कब समाप्त किया गया, पूर्ण रूप से। देखिए चूंकि यहाँ पे लिखा नहीं है कि पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से समाप्ति कब हुई थी, 1833 में। लेकिन इस स्टेटमेंट को सही क्यों माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था। दूसरा देखिए, यहाँ पे कच्चे माल के लिए जो है निर्यात के लिए भारत में कृषि का वाणिज्यकरण पे बल दिया गया कि वैसा जो है यहाँ पे उत्पादन किया जाए
जिससे जो है कृषि का वाणिज्यकरण हो सके। ठीक है, तो ये बात क्या है, सही है। तीसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत है कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की जो भूमि है भरी पड़ी है। ये स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स का नहीं था, किनका था, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा कहा गया था। ऐसे में गलत हो गया। आंसर तो आप लोग कर ही लिए होंगे, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, अभी इस टेस्ट सीरीज पे बिल्कुल आप भरोसा कर सकते हैं, प्रश्न जैसे बनाए गए हैं इसी नेचर के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 79 देखिए, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया था, जमींदार को। ठीक है, देखिए उस समय जनरली 3 तरह की व्यवस्था थी, उसी में एक अस्थाई बंदोबस्त था। और ये किसके द्वारा लाया गया था, ये भी बात याद रखने के, कर्नवालिस के द्वारा। कब, 1793 में। ठीक है, ये व्यवस्था जो है 1793 में लाया गया था। और इसमें भूमि का स्वामी कौन होता था, जमींदार होता था। ठीक है, यानी मान लीजिए ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई और ये बीच में जमींदार हो गए और इसके बाद आपका कृषक हो गए। कृषक से ये क्या करते थे, ये टैक्स वगैरह लेके और फिर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंचाते थे। ठीक है, 10/11 जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को, बाकी 1/11 अपने जेब में। तो एक तरह से मालिक जो है कौन होता था इसमें, अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार ही होता था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आंसर आपका ए बन जाएगा। ठीक है, इसमें जो है भूमि का स्वामी जमींदार को बनाया गया था और कंपनी अपना इस माध्यम से, चूंकि अस्थाई बंदोबस्त है तो बिल्कुल 10/11 जो है यहाँ से इसके द्वारा लिया जाता था। ठीक है, अब ये जमींदार क्या करते थे, किसान वगैरह से अपना लगान वसूल करके और बाकी जो है अपना हिस्सा 1/11 रख के बाकी पहुंचा देते थे। ठीक है, इसके अलावा 2 और प्रथा थी। ठीक है, व्यवस्था थी, एक अस्थाई, एक महलवाड़ी थी। ठीक है, एक रैयतवाड़ी थी। चलिए चलिए अगला वही क्वेश्चन आ गया आपका। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे जो है माना जाता है, आंसर करें। मुनरो है, कैप्टन रीड है, उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है मुनरो और रीड दोनों के द्वारा जो है ये मिलकर बनाया गया था। और सबसे पहले देखेंगे तो 1792 में इस व्यवस्था को जो है रीड के द्वारा 12 महल जिले में लागू किया गया था। फिर उसके बाद 1820 में देखेंगे तो मद्रास में, फिर बाद में बम्बई में और फिर संपूर्ण जो है दक्कन क्षेत्र में इसको लागू किया गया था। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, ये रैयतवाड़ी जो व्यवस्था था इसमें भूमि का मालिक कौन होता था। ठीक है, अभी हम लोग देखें पिछले क्वेश्चन में अस्थाई बंदोबस्त में, तो इसमें किसान को माना जाता। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 3 कटीय प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने भाग पे नील की खेती जो है करना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, आपको नील की खेती उतना करना ही है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे कृषि का वाणिज्यकरण किया गया था। ठीक है, आंसर आप लोग कर लिए होंगे। देखिए, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3/20। इसका कहने का मतलब क्या है, 20 कट्ठा, आप लोग कट्ठा समझते होंगे, ये जमीन मापने का एक जो है पैमाना है। तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है आपको खेती बिल्कुल नील का करना ही है। ठीक है, वो भी आपके अच्छी जमीन पे। और आपको पता है नील की खेती से जो है जमीन की उर्वरकता कुछ समय के लिए जो है उसका कमी आ जाती थी और ऐसे में जो है इसका किसानों का खूब दोहन किया गया, काफी कम पैसे में जो है खेती कराया गया, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड खेती कराए जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये जनरली प्रथा जो है चंपारण में से शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पॉवर्टी एंड अनबीटेस्ट रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। ठीक है, आंसर आप लोग कर लिए होंगे। सही आंसर क्या है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, पॉवर्टी एंड अनबीटेस्ट रूल जो है इसके लेखक कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। और इसमें जो है जनरली क्या बताया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा इस बुक में, इसमें जो है आपको धन के निष्कासन का सिद्धांत या धन का बहिर्गमन का सिद्धांत जो है दिया गया था। ठीक है, कि धन भारत से तो बाहर जा रहा है, ठीक है, लेकिन वहां से इसके बदले कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, तो वन वे यहाँ पे जो है जैसे कम्युनिकेशन आप देते हैं तो यहाँ पे वन वे जो है धन का फ्लो हो रहा है, भारत से जा रहा है यहाँ पे लेकिन वहां से आ नहीं रहा है। जो पॉलिसी अंग्रेजों द्वारा अपनाया गया था काफी जो है कड़ा था। ठीक है, वहां से जो भी वस्तुएं आती थी उस लगभग टैक्स फ्री थी, यहाँ पे जो है हैवी टैक्स लगाया जाता था। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक और है रमेश चंद्र दत्त, इनके द्वारा भी एक सिद्धांत दिया गया था और इनका एक पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, याद रखेंगे, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं 83। देखिए, 1857 की क्रांति के कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल था। डलहौजी का व्यक्तिगत नीति, बेलेजली का सहायक संधि, ब्लैक होल ट्रेजेडी, उपयुक्त आधार में सही विकल्प चुनना है।
यहाँ पे क्या पूछा है, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसी का कारण आपको बताना है, ठीक है। अभी जो क्रांति हुई, कारण तो कुछ ना कुछ रहा ही होगा, एक तो टेम्पोररी रीजन था और एक परमानेंट रीजन था, ठीक है। देखिए, ये 1857 की क्रांति को भारत का जो है प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष भी माना गया है, और इसमें डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत यानी हड़प जो नीति थी उससे काफी लोग जो है आक्रोशित थे, तो बिल्कुल ये भी रीजन था। और ये जो बिलिजली की जो सहायक संधि थी इसका भी इसमें भूमिका था, ठीक है। ब्लैक होल जो ट्रेजेडी हुई थी ये काफी पहले हुई थी, ठीक है। और ये ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है इस मैटर से संबंधित नहीं था, ठीक है। इसमें तो बताया जाता है कि एक जो है आपको कोठरी में कुछ अंग्रेजों को जो है बंद कर दिया गया, जिसमें कुछ लोगों का मौत हो जाता है। इसमें सत्यता कितनी है इस पे क्लियरिटी नहीं है, तो इससे इसका कोई संबंध नहीं था। तो ऐसे में 1 और 2 सही है, तो ऐसे में ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए 1857 के क्रांति के और बहुत सारे कारण थे इसमें, ठीक है। जो कृषि में उनके द्वारा पॉलिसी लाया गया था वो भी था, कृषक वर्ग भी उनसे नाराज था, व्यापारी लोग नाराज थे, ठीक है। इनका जो नीति था, हड़प नीति था, ये भी इसका महत्वपूर्ण रोल था। यानी भारत का इस तरह से शोषण किया गया था, इस तरह से आर्थिक दोहन किया गया था उस समय कि भारत की क्रय शक्ति ही समाप्त हो गई थी, ठीक है। आप सोच सकते हैं कितनी भयावह स्थिति, बार बार अकाल वगैरह भी पड़ते रहता था। आगे देखिए 84, 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? बहुत आसान सा प्रश्न है। देखेंगे तो देश के विभिन्न भागों में नेतृत्व हुआ था, वैसे में लखनऊ में किसके द्वारा? बेगम हजरत महल के द्वारा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। जबकि देखिए यहाँ पे बीर कुंवर सिंह है, इनके द्वारा कहाँ पे किया गया था? तो बीर कुंवर सिंह के द्वारा भोजपुर क्षेत्र में, यानी बिहार से, ठीक है। खान बहादुर खां है, इनके द्वारा जो है कहाँ से? ये रुहेलखंड क्षेत्र से, ठीक है। नाना साहब जो है कहाँ से नेतृत्व किए थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति को निम्नलिखित में से किसने जो है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? ठीक है, ये कुछ नहीं है, क्या है? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, ऐसा कुछ था नहीं। अब देखिए एक ही चीज को ओपिनियन जो है, अंग्रेज जो है अपने अलग तरीके से उसी चीज को देखेंगे, एज ए भारतीय हम अलग तरीके से देखेंगे। तो उनको क्या लगा था? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र लगा था, बल्कि ये जो है ये बात तो सही नहीं है। खैर, ये जो है स्टेटमेंट किनका था? ये आउटरम और टेलर का था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। देखिए 1857 का जो क्रांति हुआ था इसके लेके डिफरेंट डिफरेंट विद्वान लोग का अलग अलग अपना ओपिनियन था, ठीक है। तो ऐसे में जो है आउटरम और टेलर का क्या कहना था कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन है, रीज है जो ए आर रीज, इनके द्वारा क्या कहा गया था? इसे धर्म युद्ध कहा गया था। देखिए यहाँ पे टी आर होम्स है, इनके द्वारा क्या कहा गया था? ठीक है, सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष है। ये भी सब याद रखेंगे। अब देखिए यही सेम क्वेश्चन आपसे पूछ देता, बताइए सभ्यता और बर्बरता के बीच जो है संघर्ष किसके द्वारा बताया गया? आपका ऑप्शन डी हो जाता, ठीक है। ऐसे में जो भी मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट उसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। और इसके अलावा भी आपको कोई फैक्ट याद आता है तो उसको रिमेंबर याद करने का प्रयास करेंगे। सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। देखिए पहला दिया है, इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र बंगाल था। दूसरा, हिंदू मुस्लिम जो है एकता इस विद्रोह का प्रमुख विशेषता थी, ठीक है। तीसरा, आनंद मठ नाम की पुस्तक इस विद्रोह से संबंधित है, ठीक है। आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बंगाल ही इसका मुख्य क्षेत्र था सन्यासी विद्रोह का। हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की विशेषता थी, ठीक है। और आनंद मठ जो पुस्तक है इस विद्रोह से संबंधित भी है, तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। आनंद मठ पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, ये जो कूका आंदोलन है ये कहाँ हुआ था? देखिए बंगाल है, पंजाब है, मणिपुर है, अवध है, ठीक है। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? आपको पंजाब में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये जवाहरमल थे, भगत जवाहरमल और राम सिंह कूका, इन्हीं के द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था। अब ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता था, कूका आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो याद रखेंगे नाम, भगवत जो है भगत जवाहरमल और राम सिंह, इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। जबकि एक और आंदोलन है इसी से रिलेटेड, कुकी आंदोलन, ठीक है। कुकी आंदोलन ये जो है आपको पंजाब के क्षेत्र में नहीं, कुकी आंदोलन की बात करेंगे तो ये मणिपुर में हुआ था, ठीक है। ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए, मुंडा विद्रोह के जो है नेता निम्नलिखित में से कौन थे? मुंडा विद्रोह के नेता देखिए सिद्धू है, कानू है, बिरसा है, भैरव है, ठीक है। तो आपको पता होगा बिरसा मुंडा के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था, तो ऑप्शन आपको सी बन जाएगा, ठीक है। और इन्हीं के जो है जयंती के उपलक्ष्य में जनजाति गौरव दिवस भी
मनाया जा रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे जनजाति जो है गौरव दिवस कब मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए। और ये जो मुंडा विद्रोह हुआ था, इसका वर्तमान में अगर क्षेत्र देखेंगे तो झारखंड के रांची के आसपास का था। चलिए, और जनरली जो हुआ था, ये जनजातियों के बीच जो प्रथा था, कूटी काटी प्रथा, यानी एक ऐसा व्यवस्था था, सामूहिक कृषि की व्यवस्था थी, सारे जनजाति लोग मिलकर सामूहिक कृषि करते थे। वैसे में अंग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप किया गया और इनके द्वारा जो है ये विरोध किया गया था। चलिए, मुंडा विद्रोह कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 89। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा सही है ये बताना है। देखिए, यहाँ पूछा गया है कि उदंत मार्तंड जो है भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इस पत्र का प्रकाशन जो है जुगल किशोर ने किया था और इसका प्रकाशन नागपुर से होता था। कौन सा सही है ये बताना है। देखिए, उदंत मार्तंड की बात करें तो ये हिंदी का जो है पहला समाचार पत्र था। ये बात क्या है आपको सही है, ठीक है। और इस पत्र का प्रकाशन जुगल किशोर के द्वारा ही किया गया था, ये भी बात सही है, ठीक है। इसका प्रकाशन जो है नागपुर से होता था, ये क्या है आपको गलत है, नागपुर से नहीं, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था, कोलकाता से। वैसे में 1 और 2 सही है, तो ऐसे में ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। उदंत मार्तंड जो है हिंदी का जो है पहला समाचार पत्र था, याद रखेंगे। जुगल किशोर के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता था, और कहाँ से, कोलकाता से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। देखिए, लेक्चर को आप लोग अधिक से अधिक जरूर शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हमारा टारगेट जो है पूरा हो सके। देखिए, अपना टारगेट यही है कि अच्छा कंटेंट जो है सभी लोगों तक पहुंचे, ताकि अच्छे कंटेंट के अभाव में, कंसेप्ट के अभाव में लोग जो है एग्जाम में जो है अच्छा परफॉर्म जो नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ नहीं रहे। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निम्न में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग अभी तक कर लिए होंगे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लॉर्ड लिटन, ठीक है। देखिए, लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, यानी भारत के जो स्थानीय भाषा में जो भी छपने वाले समाचार पत्र थे उन्हीं के लिए था ये, ठीक है। भारत के जो स्थानीय भाषा में छपते हैं उन्हीं के लिए था, ये बात आप याद रखेंगे। अच्छा, ये वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट लाया गया था, ये 1878 में लाया गया था, ठीक है। इसको समाप्त कब किया गया था ये भी पूछा जा सकता है, तो ये 1882 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था आपको, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है। तो रिपन के द्वारा जो है समाप्त किया गया था, लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, ठीक है। यानी भारतीय समाचार पत्र का जो है, इसीलिए इनको मुक्तिदाता भी बोलते हैं, लॉर्ड रिपन को। अब देखिए, भारतीय भाषा में कोई अगर बात लिखता है और अंग्रेजों के जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है, उनके विरुद्ध अगर कोई बात लिखा जाता है तो वैसे में जो है उसको बंद कर दिया जाता था, उन पे कानूनी कार्रवाई की जाती थी। आगे देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए, फोर्ट विलियम जो है ऑप्शन कर लिए होंगे आप लोग सही, लॉर्ड ब्लेजली, ठीक है। लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा जो है 1800 में आपको असैनिक अधिकारियों को जो है शिक्षा देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, निम्न में से कौन सा प्रावधान जो है चर्चित वुड्स डिस्पैच में शामिल नहीं था। यहाँ पे नहीं था पूछा गया है। देखिए, जो वुड्स डिस्पैच था, इसको तो भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक है। भारतीय शिक्षा का क्या होता है, मैग्ना कार्टा था शिक्षा के क्षेत्र में, यानी लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे जो है कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में क्या किया जाएगा, विश्वविद्यालय खोला जाने का सुझाव इसमें दिया गया था। यहाँ पे देखिए, पहला महिला शिक्षा हो गया, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, अखिल भारतीय स्तर पे जो है आपको शिक्षा का नियामक पद थी, और इलाहाबाद, पटना और बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है। तो देखिए, जो सुझाव दिया गया था इलाहाबाद, पटना, बनारस में नहीं दिया गया था, कहाँ दिया गया था आपको, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में, ठीक है। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में सजेशन दिया गया कि आपको लंदन के विश्वविद्यालय के तर्ज पे यहाँ भी क्या किया जाए, विश्वविद्यालय खोला जाए। तो ऐसे में तो ये गलत हो गया, आपको गलत ही ढूंढना था, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बाकी सब कुछ सही है, महिला शिक्षा की बात की गई थी, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी में रखा जाए, अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा के लिए कुछ नियामक पद्धति बनाया जाए, ये सब सारी बातें उसमें थी। आगे देखिए, बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। देखिए, 6 अक्टूबर है, 16 अक्टूबर 1905, 7 अगस्त 1905, ये कोई नहीं, आंसर कर लिए होंगे 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर 1905 को जो है आपको शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। आप सभी को पता है
कि 1905 में जो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, ठीक है, यानी कब घोषणा की गई थी। तो अच्छा, इसमें 3 प्रश्न बनेंगे, ध्यान दीजिएगा बंगाल विभाजन पे, तीनों ध्यान से सुन लेंगे, ठीक है। 3 प्रश्न बनेंगे। एक पहला आपसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन जो है कब से प्रभावी हुआ, ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए, तो यहां पे क्या पूछा गया है आपको कि बंगाल विभाजन को के रूप में शोक दिवस कब मनाया गया। ये 16 अक्टूबर 1905 को ही आपको चूंकि लागू हुआ था, तो इसीलिए इसी दिन जो है आपको शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है। बाकी जो है एक प्रश्न यहाँ पे और पूछा जाता कि बंगाल विभाजन जो है प्रभावी कब से हुआ, ठीक है, ये पूछा जाता। एक प्रश्न और आपसे क्या पूछा जाता कि बंगाल विभाजन को लेके जो है आपको बंगाल में जो है सबसे पहली बार विद्रोह जो है कब हुआ था, ठीक है। तो जाहिर सा बात है बाद में ही होगा, 7 अगस्त 1905 को हुआ था, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रभावी होना, विधिवत लागू होना, ये सब बातें अलग है। 6 अक्टूबर 1905 से क्या हो गया था, ये प्रभावी हो गया था, और इसी के मौका पर वहां पे रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया था। वहां पे जितने भी स्त्री पुरुष सारे लोग मिलकर एक दूसरे को जो है राखी बांधने का प्रयास किए थे। ये इस दिन से लागू हुआ था, लेकिन विधिवत विधिवत जो है 16 अक्टूबर से हुआ। घोषणा कब किया गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे बंगाल विभाजन की घोषणा किस तिथि को की गई थी, ठीक है। आप लोग कमेंट जो है करते नहीं है, मैं प्रश्न तो आप सबके सामने रखता हूँ, ठीक है। देखिए, आप सभी को यदि प्रश्न नहीं पता है आप लोग सर्च करके लिखें, ठीक है, ऐसे में आपका जो है नॉलेज इंप्रूव होगा। बाकी हम प्रयास करते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें आपको डिस्कस कर देने का। देखिए, कांग्रेस के लिए समर्थन जो है प्राप्त करने से उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से पूछा गया है, तो ये जो है विलियम डिग्बी, ऑप्शन इसका बी बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से जो है किसने 1888 में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किया था। आंसर करें, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खां। 1888 में जो है सैयद अहमद खां के द्वारा जो है आपको संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा यानी यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक जो है एसोसिएशन का निर्माण किया गया था। आखिर इसका उद्देश्य क्या था, संयुक्त जो है भारतीय राजभक्त सभा का। इसका उद्देश्य था कि कांग्रेस के प्रचार को जो है निसफल करना और लोगों में जो है कांग्रेस से दूर रखना, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ कांग्रेस का अधिवेशन है, एक तरफ अध्यक्षता है, यहाँ पे गलत आपको ढूंढना है। देखिए, कानपुर का अधिवेशन 1925 सरोजनी नायडू, बेलगांव 1924 मोतीलाल नेहरू, कराची 1931 वल्लभ भाई पटेल और हरिपुरा 1938 सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल ये सही है, ठीक है। आंसर आप लोग कर लिए होंगे। देखिए, हरिपुरा जो है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही, कराची वाला वल्लभ भाई पटेल ही थे। ये बेलगाम वाला जो 1924 का था, ये मोतीलाल नेहरू ना होकर कौन थे, ये थे महात्मा गांधी, और एक मात्र बार उनके द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता इसी समय की गई थी। बाकी 1925 में सरोजनी नायडू के द्वारा, ये भी क्या है, सही है। गलत ढूंढना था, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, कांग्रेस की अध्यक्षता मात्र गांधी जी एक बार करते हैं, और वो भी 1924 में बेलगाम में। 97 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से एक नेता जो है गर्मपंथी नहीं था। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए, बाल गंगाधर तिलक है, मदन लाल है, उधम सिंह है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, कांग्रेस जो है 2 भागों में बटी थी, आपको पता है, एक उदारवादी, ठीक है, यानी नरमपंथी थे, और एक जो है गर्मपंथी थे। और यदि बात करेंगे गर्मपंथी की, तो इसमें लाल बाल पाल थे, तीनों का नाम तो आप सभी को याद होगा। लाल बाल पाल कहने का मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इनके अलावा भी देखिए उधम सिंह, ठीक है, ये मदन लाल जो है, ये सब लोग जो इसमें शामिल थे। जबकि यदि आपसे यही पूछा जाता है कि नरमपंथी, तो नरमपंथी में जो कौन कौन लोग शामिल थे, तो दादा भाई नौरोजी थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चारलू थे, रमेश चंद्र दत्त हो गए, आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, ये सब जो है आपको नरम दल में थे, ठीक है। इनका विचार जो है
सहानुभूति, उदार विचारधारा था। इनको जो है ब्रिटिश की जो है नीतियों पे भरोसा था कि ब्रिटिश जो है उनको जो है उनके खिलाफ अन्याय नहीं करेंगे। संवैधानिक तरीके से जो है क्या करते थे, राजनीति अपना करते थे। ठीक है, अगला देखिए 98। निम्नलिखित में से किसे जो है भारतीय शांति का जनक के रूप में जाना जाता है? ठीक है, भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है, ये जो है बाल गंगाधर तिलक, आंसर कर लिए होंगे। देखिए वैलेंटाइन जो है सिरोल, इनके द्वारा भारतीय शांति के जो है जन्मदाता किनको माना गया था? बाल गंगाधर तिलक को माना गया था। ठीक है, चूंकि बाल गंगाधर ही उस समय उन लोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती थे। देखिए 1908 में जो अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह बन गए थे, ठीक है, कौन बन गए थे? देखिए नरेंद्र गोसाई हैं, कन्हई जो है लाल दत्त है, सत्येंद्र बोस और बारेंद्र घोष। ठीक है, देखिए इसमें जो है आपको कन्हई लाल हैं, सत्येंद्र बोस है, ठीक है, नरेंद्र गोसाई हैं, इनको तो गोली खीम खैर मार दी गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सरकारी गवाह जो इसमें कौन बन गए थे आपको? ऑप्शन ए हो जाएगा, नरेंद्र गोसाई इसमें बन गए थे। ठीक है, देखिए अलीपुर षड्यंत्र मामला कब हुआ था? 1908 में। ठीक है, अरविंद घोष और जो है बारिंद्र घोष के सहित 39 लोग, टोटल 39 लोगों को जो है इसमें अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 17 लोग को जो है इसमें सजा सुनाया गया था। इसमें आपको नरेंद्र गोसाई जो थे ये क्या बन गए थे? गवाह बन गए थे, ये बात याद रखेंगे। खैर बाद में जो है इनको भी गोली मार के इनकी हत्या कर दी गई थी। आगे देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, रोशन लाल और राजेंद्र लहड़ी को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ये कौन था आपका केस? काकोरी कांड। ठीक है, काकोरी कांड ये कब हुआ था आपको? तो 1925। ठीक है, 1925 में जो है उत्तर रेलवे में देखेंगे तो लखनऊ से जो सहारनपुर का संभाग था, इसी में इसका जो है अंजाम दिया गया। जो 8 डाउन आपका सहारनपुर लखनऊ थी पैसेंजर ट्रेन, वहीं पे जो है डकैती की गई, यानी सरकारी खजाना को जो है लूटने का आपको प्रयास किया गया। ठीक है, और ये कांड को जो है काकोरी कांड के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसमें देखेंगे तो 29 जो है क्रांतिकारियों को जो क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था, और इनमें सारे लोग जो है शामिल थे। ठीक है, और इन सब लोग को जो है फांसी की सजा सुनाई गई थी। ये सब बात याद रखेंगे। बाकी इसमें चंद्रशेखर आजाद जो है बच गए थे, और बाकी उनको आप सभी को पता है मुठभेड़ में उनको जो है बाद में मारा गया था। अगला, पूना का जो है फ्लैग कमेटी का अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट जो है आयस्ट की हत्या किसने की थी? देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चाकपेकर बंधु। ठीक है, 1897 में जो है चापेकर बंधुओं के द्वारा जो है, यानी दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर, दो भाई थे ये लोग, और वासुदेव हरि चापेकर जो है पूना में जो फ्लैग कमेटी थे उनके अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयट्स की हत्या कर दिए थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट बम कांड में शामिल था? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे देश पांडे है, खुदीराम बोस है, बटुकेश्वर है, कन्हई लाल। ठीक है, तो इसमें कौन शामिल थे? खुदीराम बोस ही थे, आप सभी को पता ही है। ठीक है, देखिए 30 अप्रैल 1908 को एक कांड हुआ। ठीक है, कब हुआ? 30 अप्रैल 1908 को। इसमें एक खुदीराम बोस और एक प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी तो आत्महत्या खुद से कर लिए थे, और इनको जो है खुदीराम बोस को जो है फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने जो है निष्क्रिय विरोध, इसके सिद्धांत को जो है प्रतिपादन किया था? इसके द्वारा दिया गया था, ये जो है अरविंद घोष के द्वारा। ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। ठीक है, और इनका एक पुस्तक था वंदे मातरम। ठीक है, उसी में ये जो है ये सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। केशव बलिराम हेडगेवार ने कब जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना की थी? ठीक है, आरएसएस जो आप नाम सुनते होंगे, इसकी स्थापना कब की गई थी ये पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना जो है 27 सितंबर 1925 को। ठीक है, 1925 27 सितंबर को इसकी स्थापना की गई थी, और इसका मुख्यालय देखेंगे तो आपका नागपुर में जो है स्थित था। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य नहीं था? यहाँ पूछा गया कौन सदस्य नहीं था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल या शिव वर्मा? आंसर कर लेंगे आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, शिव वर्मा इसके सदस्य नहीं थे। ये देखिए कौन सा है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये चारे है। बाद में जो है एक और आपको मिलेगा इससे, हिंदुस्तान जो है सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन मिलेगा। ठीक है, चलिए उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग।
खैर एचआरए में जो है ये शिव वर्मा शामिल नहीं थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद हो गए, बिस्मिल हो गए, ये सब लोग इससे सदस्य थे। जबकि ये जो शिव वर्मा थे, ठीक है, ये शिव वर्मा किस में थे, ये आपको हिंदुस्तान जो है सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में थे। बाद में ये चारे ही कन्वर्ट हुआ था आपको HSRA में, ठीक है, दिल्ली फिरोज शाह कोटला मैदान। ठीक, आगे देखिए, तो कुछ प्रश्न और यहाँ पे रह गए। ये कितना था प्रश्न, 105, 106 देखते हैं। देखिए जूम करने का तात्पर्य मेरा ये है कि आप सभी को अच्छा से दिख पाए, ठीक है। बाकी आपको जो अगर अच्छा से दिख नहीं जा रहा है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। निम्नलिखित में कौन सही में सही सुमेलित नहीं है, गलत यहाँ बताना है। देखिए, दिल्ली षड्यंत्र किस है, अमीर चंद्र, काकोरी से अशफाकुल्ला, लाहौर से जतिन दास, नासिक षड्यंत्र से रास बिहारी बोस। गलत चुनना था, ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है। रास बिहारी बोस का संबंध जो है आपको नासिक षड्यंत्र से नहीं था, किससे था, दिल्ली षड्यंत्र से था, ठीक है। बाकी देखिए, लाहौर से जतिन दास थे, काकोरी से अभी हम लोग देखे थे अशफाकुल्ला को फांसी दी गई थी, और दिल्ली षड्यंत्र केस से अमित चंद्र। अगला देखिए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी। आंसर आप लोग कर लिए होंगे, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, लाहौर षड्यंत्र केस, ठीक है। तो लाहौर षड्यंत्र केस में जो है इन लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी। 1930 में जो है इन सभी को जो सजा सुनाई गई, और आप सभी को पता है कि 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च 1931 को जो है इन लोगों को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है किसको किसको फांसी दी गई थी, ये बात याद रखेंगे, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। देखिए, रास बिहारी बोस है, सोहन सिंह भागना, वीकाजी रुस्तम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। आंसर आप लोग कर लिए होंगे, चूंकि लंदन में इंडिया होम रूल की बात है, यहाँ पे कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। इन्हीं के द्वारा जो है स्वशासन के प्रति इस उद्देश्य से इंडियन जो है होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए, और इस सोसाइटी के द्वारा एक समाचार पत्र भी निकाला जाता था जिसका नाम था द इंडियन सोशलिस्ट, ठीक है। आगे देखिए, 109 पूछा गया है कि मेरठ षड्यंत्र केस है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, कानपुर षड्यंत्र। अच्छा, इनको जो है सही सीक्वेंस में आपको लगाना है। अब आपको ईयर यहाँ पे याद है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो कानपुर वाला मामला था ये कब हुआ था, 1924 में, ठीक है। कांग्रेस अगर सोशलिस्ट पार्टी की बात करेंगे तो ये 1934 में स्थापना हुआ था इसका। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA की बात किया जा रहा है, ये 1928 में, और मेरठ जो है ये आपको 1924 में। तो ऐसे में सीक्वेंस आप लोग लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये कानपुर षड्यंत्र 1924 में नहीं था, ये कब था, 1934 में था, ठीक है। कानपुर जो है, कानपुर तो 1924 में ही था, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे ऑप्शन सीक्वेंस, अब देखिए इन दोनों में भी आपको पहले बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका कौन सा बन जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले ये कानपुर षड्यंत्र केस आया था इन दोनों में, फिर मेरठ वाला था मामला, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 2, 1 और 3। सबसे बाद में कौन आया था यहाँ पे, आपको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये तो 1934 से तो क्लियर है। तो ऐसे में जो है आप एलिमिनेट वगैरह भी कर सकते थे, यहाँ पे देख सकते थे ऑप्शन जो है 3 आखिरी में 2 ही जगह दिख रहा है, तो ऐसे में आप ऑप्शन आपका सी बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, बंगाल के जो है राष्ट्रवादी मुसलमान ने कब अहरार आंदोलन शुरू किया था, अहरार आंदोलन, ठीक है, बिल्कुल फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा, 1906। देखिए, बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों के द्वारा जो है अहरार आंदोलन कब शुरू किया गया था, 1906 में। अच्छा, इस आंदोलन से कौन कौन जुड़े हुए थे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इनके नेता कौन थे, नाम याद रखेंगे थोड़ा सा, तो मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन इमाम, नजरुल हक, मौलाना जफर अली खां, ये सब लोग इसमें सम्मिलित थे। आगे देखते हैं, एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। 2 स्टेटमेंट दिए गए, यहाँ पे सही उत्तर आपको बताना है। देखिए, अब जैसे यहाँ पे सही उत्तर पूछा जा रहा है तो यहाँ पे गलत भी पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। 1921-22 में बंगाल के किसानों ने एका आंदोलन चलाया था। एका आंदोलन के प्रमुख नेता जो है मदारी पाशा और सहरेव थे। देखिए, कथन पहला तो इसमें गलत है, ठीक है। ये जो एका आंदोलन जो है बंगाल के किसानों के द्वारा नहीं चलाया गया था, ठीक है।
ये अवध के किसानों के द्वारा चलाया गया था। आपको हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी और सीतापुर के क्षेत्र में, तो ऐसे में पहला गलत हो गया। बाकी ईयर तो ये सही है, 1921-22 में ही चलाया गया था, लेकिन बंगाल नहीं, अवध के किसानों के द्वारा। क्षेत्र भी थोड़ा सा याद रखेंगे, हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर। बाकी दूसरा जो है, इसके नेता जो है मदारी पासा और सहरेव, ये जो है सही है, तो यहाँ पे सही बताना था, तो केवल जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 112। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा कथन आपको सही है। ठीक है, बाकी देखिए ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिख रहा है आपको, केवल एक है, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने का था। इस अधिनियम ने स्थानीय सरकार को परिरक्षण के लिए 3 आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्तियां दी, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से जो है नीचे हो सकते हैं। यहाँ पे जो है दोनों स्टेटमेंट क्या है आपको सही है, तो ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित घटनाओं में उनकी घटना का कालक्रम जो है व्यवस्थित करना है। अब आपको ईयर थोड़ा सा यहाँ पे तो याद होना चाहिए, तब इसको आप क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। देखिए इसमें अगर ध्यान देंगे तो सबसे पहले अलीपुर जो है बम षड्यंत्र है, ये कांड कब है, 1908 का है। ठीक है, पहला हो गया। ये चटगांव वाला मामला जो है, चटगांव शस्त्रागार पे जो हमला किया गया था, ये आपको 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। 18 अप्रैल 1930। काकोड़ी जो है ट्रेन डकैती, इसकी बात करेंगे तो ये 1925 की घटना है। और डलहौजी का आपको स्क्वायर जो है बम कांड, ये जो है आपको 25 अगस्त 1930। ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र वाला जो मामला है, ये जो आपको कब हुआ था, ये जो है 1912 में। ठीक है, दिल्ली लाहौर षड्यंत्र 1912 में। ऐसे में आप सीक्वेंस लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इन सब में देखेंगे तो कौन सा है, यहाँ पे अलीपुर वाला मामला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में जो है एक पहले होगा, सबसे पहले एक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो 1908 के बाद आपका 1912 आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। और ये 1930 का दोनों घटना है, चटगांव हो गया, डलहौजी वाला कांड हो गया। तो इसमें जो है अप्रैल पहले है, तो ये 2 आ जाएगा पहले, और फिर आ जाएगा आपका 4, और लास्ट में आ जाएगा आपका यहाँ पे, नहीं नहीं, इससे पहले तो ये आ जाएगा काकोरी वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे आपका 1 बनेगा सबसे पहले, 1 के बाद यहाँ पे 5, और 5 के बाद हो जाएगा आपका 3, और इसके बाद बनेगा आपका 2, और फिर बन जाएगा 4। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, 1, 5, 3, 2, 4 ऑप्शन सी में है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करिए और बताइए कि फिर यहाँ पे भी घटना को कालक्रम में ही व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो खेड़ा सत्याग्रह है सबसे पहले आपको, फिर है रॉलेटेक अहमदाबाद का मिल मजदूर का हड़ताल, और चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, देखिए रॉलेटेक तो सारे लोगों को पता ही होगा। रॉलेटेक कब आया था आपका, 1919 में। ठीक है, बिना अपील, बिना दलील का कानून 1919 में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो ये आपको चंपारण सत्याग्रह, ये भी आप सभी को पता होगा। चंपारण कब था, 1917 में। ठीक है, गांधी जी का पहला जो है सफल आंदोलन, जिसमें नील की खेती के लिए बात की गई थी। ये अहमदाबाद जो है मिल मजदूरों के हड़ताल की बात करें तो ये घटना कब की है, 1918 की है। ठीक है, और इसमें भी कामयाबी मिली थी गांधी जी को। ठीक है, और खेड़ा सत्याग्रह ये कब की घटना है, ये भी आपको 1918 का ही घटना है। ठीक है, तो देखिए खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 का है, गांधी जी का ये पहला असहयोग आंदोलन था। ठीक है, इसमें जो है किसानों के लिए ये भी संघर्ष किए थे, भू राजस्व की मांग के लिए इसमें बात वगैरह किया गया था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन इसमें बन जाएगा सबसे पहले तो इसमें हो जाएगा 1917, यानी 4 वाला। ठीक है, और 4 वाला ऑप्शन यहाँ पे 2 ही दिख रहा है, तो ए और डी तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। इसके बाद जो है दूसरी घटना कब होती है, तो ये हो जाएगा आपका
यहाँ पे खेड़ा हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा बी, 4 3 हो जाएगा और 1 और लास्ट में जो है 2 हो जाएगा। सबसे बाद आपको रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 115 पूछा गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या हुआ था। देखिए, कांग्रेस का उद्देश्य के तौर पे स्वशासन की प्राप्ति की घोषणा, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पे पूर्ण स्वराज प्राप्ति की असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, लंदन में जो है गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी के लिए निर्णय लिया गया था, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है सही उत्तर कौन सा है, ठीक है, आंसर करें इसका। अच्छा प्रश्न है। देखिए 1929 का जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था ये काफी महत्वपूर्ण था स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से देखें, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है पूर्ण स्वराज लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। अब स्वशासन की बात नहीं, पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, आप सभी को पता ही है। और ऐसे में आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, इल्बर्ट जो है विधेयक विवाद ने किस मुद्दे को बढ़ावा दिया था। देखिए बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। देखिए, भारतीय और यूरोपीय लोगों के मध्य नस्लीय जो है भेदभाव का काम किया, भारतीय सीमाओं पर विशेषकर उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षा में चूक हुई, सरकार द्वारा भारतीय मीडिया घरानों का दमन करना और उनका राष्ट्रीयकरण करना। इल्बर्ट बिल विवाद की बात है, ठीक है। अच्छा प्रश्न, आंसर करें। देखिए पहला कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है कि भारतीय और यूरोपियों के बीच में नस्लीय भेदभाव वाली यहाँ पे बात थी इल्बर्ट बिल विवाद में, ठीक है। मामला क्या था आप सभी को पता ही है, ठीक है। देखिए न्यायपालिका में भेदभाव वाला मामला ये था कि भारतीयों की अगर न्याय देने की बात करें तो ब्रिटिश लोग जो है बिल्कुल सुना सकते हैं, लेकिन भारतीय लोग उनका कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। यही विवाद था आपका। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, यही केवल सही है, केवल एक हो जाएगा आपका, ठीक है। कानून के सदस्य के रूप में देखेंगे तो इल्बर्ट ने जो है 1883 में जो है न्यायपालिका में भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया था, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो यूरोपीय लोग जो है इस विधेयक का कड़ा विरोध किए थे कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी यूरोपीय न्यायाधीश जो है या यूरोपीय मजिस्ट्रेट है, किसी भी यूरोपीय पे जो है विचार उसमें किया जा सकता था, चाहे अयोग्यता हो, उनमें अन्यायपूर्ण हो, कुछ भी बातें हों, ठीक है। भारत में जन्मे सदस्य पे अनावश्यक अवज्ञा और अपमान का प्रयास जो है इसमें किया गया था। सिंपल सा मैं आपको बात बता दिया, मामला वही था, नस्लीय भेदभाव वाली बात थी। अगर आप भारतीय हैं, ठीक है, तो ऐसा भेदभाव तो इल्बर्ट खैर इसके लिए प्रयास किए, लेकिन ये विवाद हो गया, कामयाब नहीं हो पाया, इनका विरोध किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जवाहर नेहरू के जीवनीकार है, ठीक है। यहाँ पे मॉरिस है, डेम मॉरिस है, लुई फिशर है, वेब मिलर है। आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, मॉरिस, फ्रैंक मॉरिस, ठीक है। ये जो है आपको नेहरू के जीवनीकार हैं मॉरिस, और इनका जन्म जो है भारत में ही 1907 में बम्बई में हुआ था, ठीक है। एक सिविल इंजीनियर के बेटे थे ये। चलिए, और मॉरिस की बात करेंगे तो स्वतंत्रता के बाद भी भारत में कई जो है प्रमुख समाचार पत्र के संपादक रहे हैं, जिसमें द इंडियन एक्सप्रेस भी एक आपको समाचार पत्र रहा है। अगला देखिए, अच्छा बाकी इसमें कुछ और ऑप्शन था, जैसे लुई फिशर, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, लुई फिशर और वेब मिलर। अगला देखिए, कथन है और यहाँ पे कथन 2 दिया गया है, आपको बताना है। पहला, खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रारंभ किया गया, इस आंदोलन ने पुनः हिंदू मुस्लिम के बीच दूरी बढ़ा दिया, ठीक है। आंसर करें। अच्छा प्रश्न है। देखिए 4 ही ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, कि कथन एक सही है, 2 गलत है, कथन पहला गलत है, दूसरा सही है, दोनों ही सत्य है और दोनों ही गलत है। सबसे पहला बात तो खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक। तो पहला ही स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। खिलाफत आंदोलन जो है इसका प्रारंभ का श्रेय अली बंधु को जाता है, शौकत अली और मोहम्मद अली को, ठीक है। दूसरा, खिलाफत आंदोलन में जो है हिंदू मुस्लिम के बीच दूरी नहीं, यहाँ पे एकता देखा गया था, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपको क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें जो है कांग्रेस साथ साथ गांधी जी भी समर्थन में इसके थे, तो हिंदू मुस्लिम जो है एकता में यहाँ पे वृद्धि हुई थी, ना कि
कमी हुई थी। तो ऐसे में आप लोग आंसर तो कर ही लिए होंगे, ऑप्शन डी दोनों कथन गलत है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ठीक है, असत्य बताना है। देखिए, साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे कि साइमन कमीशन भारत आया कब था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया गठन। साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश को राजस्व से संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करवाना था। देखिए, तो ये जो साइमन कमीशन था इसका गठन 1927 में किया गया था, ठीक है, ये तो क्लियर है, तो ये बात तो सही है। लेकिन यहाँ पे क्या बताना है? असत्य बताना है, ठीक है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत का जो है संवैधानिक सुधार के बारे में अध्ययन करना, ठीक है। यहाँ पे राजस्व वाली बात नहीं थी, भारत के संवैधानिक सुधार के लिए था, तो ये दूसरा क्या हो गया? गलत। ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2, ठीक है। ये किसके लिए था? भारत के संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए था। यानी भारतीयों के द्वारा जो इस समिति में एक भी भारतीय न होने के कारण ही इसका क्या किया गया था? विरोध किया गया था 1928 में, अभी हम लोग देखे थे। चलिए अगला देखते हैं, 120। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है बताना है। एक तरफ कांग्रेस का अधिवेशन है और एक तरफ अध्यक्षता है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। देखिए, 1905 का अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 में, और 1910 में आपको 1907 में है रास बिहारी बोस, ठीक है, और 1910 में विलियम बेडनबर्ग। आंसर कीजिए इसका आप लोग। गलत बताना है यहाँ पे। देखिए गलत कौन सा? ऑप्शन सी। देखिए बाकी पहला तो बिल्कुल सही है, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। कहाँ पे? बनारस का अधिवेशन, ठीक है, ये बनारस वाला था। उसके बाद देखिए, दादा भाई नौरोजी के द्वारा दूसरी बार अध्यक्षता जो है कांग्रेस की गई थी 1906 में, ठीक है। पहली बार कब की गई थी? कमेंट बॉक्स में लिखें। दादा भाई नौरोजी टोटल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। तो 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, कहाँ पे? कलकत्ता में। और ये जो है विलियम बेडनबर्ग के द्वारा 1910 में इलाहाबाद में। ये 1907 का जो अधिवेशन था काफी इंपॉर्टेंट था, कांग्रेस का अधिवेशन, क्योंकि यहीं पे जो है आपको कांग्रेस 2 भागों में बटी थी, और ये कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? आपको यहाँ पे रास बिहारी जो बोस नहीं था, यहाँ पे क्या था? एक घोष, ठीक है, ये रास बिहारी घोष थे, ना कि बोस थे, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा किया गया था। बाकी देख रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया गया था, और इसमें जो है सूरत में किया गया था। इसको सूरत स्प्लिट के नाम से भी हम लोग जाते हैं। कांग्रेस 2 भागों में यहाँ पे बट गई थी, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 121। देखिए मैं डायरेक्टली अगर आपको आंसर करा देता डिस्कशन यदि थोड़ा, लेकिन टेस्ट में वैसे करने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल 1 घंटे में मैं सारा जो है आपका क्वेश्चन करा देता, लेकिन वैसा टेस्ट देने से कोई मतलब नहीं है। उसके इर्द गिर्द यदि आपको नॉलेज नहीं होता है तो प्रश्न यदि दूसरा पूछा जाएगा तो आप करने के हालात में नहीं रहेंगे। वैसे में हमारा कोशिश है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम फैक्ट बताया जाए, ताकि दूसरा भी कोई प्रश्न बने तो आप बनाने के हालात में हो। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है, इसमें कौन जो है प्रमुख समझौते में संपन्न हुए थे? प्रमुख समझौते संपन्न हुए थे जो 1916 का लखनऊ, ठीक है। अभी देखें हम लोग 1907 में जो है कांग्रेस जो है यहाँ पे 2 भागों में बट गया था, और फिर 1916 में इकट्ठा वाली बात हुई। तो यहाँ पे बताइए, उग्रवादियों को कांग्रेस में शामिल करना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की समझौता, कौन सा सही है बताना है। देखिए 1916 में दोनों ही बातें हुई थी। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। अच्छा, 1916 का जो ये अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ये भी बात याद रखेंगे। तो अंबिका जो है चरण मजुमदार के द्वारा, ठीक है, 1916 का ही अध्यक्षता किया गया था। और ये एक ऐतिहासिक अध्यक्षता था। वजह क्या था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता भी हुआ था। इसको लखनऊ फैक्ट के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। और जो उग्रवादी यानी उदारवादी को छोड़ के ये भी कांग्रेस में यहाँ पे शामिल होते हुए दिखे थे। आगे देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? देखिए यहाँ पे वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन है, नवाब सलीमुल्लाह आगा खां, सर सैयद अहमद खां। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, नवाब सलीमुल्लाह। देखिए 30 दिसंबर जो है 1906, ठीक है, 1906, इसमें देखेंगे तो ढाका में एक आयोजन किया गया, एक बैठक किया गया नवाब सली उल मुल्ला के आपको नेतृत्व में, और यहाँ पे आपको अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, ठीक। अब यहाँ पे पूछा जाता है, बताइए कि इसके जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये वकार उल मुल्क हुसैन थे, ये प्रथम अध्यक्ष थे। ये भी बात याद रखेंगे। स्थापना का उद्देश्य क्या था इसका? तो ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों को निष्ठा को बढ़ाना, ठीक है,
मुसलमानों को जो है राजनीतिक अधिकारों का रक्षा करना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में जो है घृणा फैलाना, ये सब इसका उद्देश्य था। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, एक और बात याद रखेंगे, ये तो 1906 की बात है। 1908 में जो है, 1908 में आपको अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना एक जो है लंदन में भी हुई थी, जिसकी अध्यक्षता जो है अमीर अली के द्वारा किया गया। आगे देखिए 123, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए कौन सा इसमें सत्य है, गलत यहाँ बताना है। लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। ये यहाँ पे दूसरा है आपको, गदर पार्टी के द्वारा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। देखिए पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे क्या है, आपको सही है कि इंडिया होम रूल की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, यहाँ पे जो है चूंकि गलत पूछा गया, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक 124, गद्दर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। देखिए आंसर इसका क्या बनेगा आपका, सोहन सिंह भाखना। ठीक है, 1913 में जो है आपको हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट नाम का एक संस्था का स्थापना किया गया सोहन सिंह भाखना के द्वारा। ठीक है, और इसी के द्वारा जो है गदर नाम का एक अखबार निकाला जाता था, उर्दू और मराठी और पंजाबी में। ठीक है, बाद में इसी संस्था का नाम क्या पड़ गया, गदर पार्टी पड़ गया। शुरुआत में इसका नाम क्या था, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। ठीक है, चलिए बाद में इसमें बहुत सारे लोग जो है ऐड हुए थे, और ऐसे जो है आगे चल के लाला हरदयाल भी ऐड हुए थे, लेकिन बात यहाँ पे स्थापना की पूछी जा रही है। ठीक है, तो सोहन सिंह भाखना ही करेंगे। मान लीजिए यदि ऑप्शन में नहीं देता है तब ये आप कर सकते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है क्रांतिकारी पेरिस से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करके भारत आया था। खुदीराम बोस है, यहाँ पे रास बिहारी बोस है, हेमचंद्र कानूनगो, अरविंद घोष। ठीक है, पेरिस में जो है एक रूसी व्यक्ति से सैन्य प्रशिक्षण लेके आने वाले व्यक्ति कौन थे, ये हेमचंद्र कानूनगो 1960 में भारत में आए थे। ठीक है, कलकत्ता में जो है मणिकतल्ला में जो है ये बम बनाने का कारखाना इनके द्वारा खोला गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित घटनाओं का जो है सही कालक्रम बताइए। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, आंसर करें इसका। देखिए सबसे पहले है दांडी मार्च, ये कब हुआ था, ये आपको 5 मार्च 1930 को। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, ये आपको 17 जो है नवंबर से लेके आपको 14 दिसंबर तक 1932 में। तीसरा ये मैकडोनाल्ड जो है अवार्ड की बात जो है ये है 16 अगस्त जो है आपका 1932। और पूना पैक्ट कब हुआ था, तो ये भी 1932 की घटना है, लेकिन ये 25 सितंबर 1932। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ईयर तो आपको याद होगा, लेकिन डेट अगर याद नहीं होगा तो ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, देखिए ऐसे में आंसर इसमें देखिए सबसे पहली कौन घटना घटित हो रही है, ये 1930 की घटना है। ठीक है, 5 मार्च की, तो यही क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले एक हो जाएगा। ठीक है, एक। इसके बाद जो है दूसरी घटना कब इसमें होगी आपको, 1932 से 25 सितंबर है, अगस्त है, तो ये अगस्त वाला हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद जो है ये 4 हो जाएगा, और लास्ट में आपका 2। ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 127, देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई। आसान सा प्रश्न है, महात्मा गांधी है, अंबेडकर, यहाँ पे घनश्याम दास बिरला, तेज बहादुर सब। देखिए ऑल इंडिया जो है अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये कब की गई थी, 1932 में। ठीक है, बाद में देखेंगे तो हरिजन सेवक संघ के नाम से इसको जाना जाने लगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 1927 का चुनाव से संबंधित प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी, ये बताना है। ठीक है,
ठीक है, बाकी देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, 1 2 है, 2 3, 1 3 और 3 4। तो कहाँ नहीं बना पाई थी यही आपको बताना है। देखिए संयुक्त प्रांत है, मद्रास है, पंजाब है और बंगाल है। आप सभी को पता है पंजाब और बंगाल में सरकार नहीं बना पाई थी, बाकी संयुक्त प्रांत मद्रास में तो ये बना पाए थे। देखिए 1937 का जो चुनाव हुआ था, 11 प्रांतों में देखेंगे तो कांग्रेस जो है 8 प्रांतों में यहाँ पे बना पाई थी। इसका नाम ध्यान से सुन लेंगे, जिसमें 6 प्रांत में तो डायरेक्टली कांग्रेस जो है अपने बलबूते बना पाई थी, जिसमें संयुक्त प्रांत था आपको, मद्रास था, बंबई था, मध्य प्रांत था, उड़ीसा था, बिहार था। और 2 प्रांत में जो है कांग्रेस यहाँ पे असम और पश्चिमोत्तर प्रांत में सहयोगी की भूमिका से सरकार बनाई थी। बाकी देखेंगे तो पंजाब और बंगाल में देखेंगे तो यहाँ पे कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी। ठीक है, चलिए तो ऐसे में आंसर क्या बन जाएगा, 3 और 4, और 3 और 4 ऑप्शन डी हो गया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद किसे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है चुना गया था। ठीक है, आंसर कीजिए। तत्कालिक इसमें चुना गया था और एक इसको चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और इसके बाद देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस जो है फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक संस्था स्थापित करते हैं। निम्नलिखित में से कब जो है मुस्लिम लीग के द्वारा द्विराष्ट्र का जो है सिद्धांत के प्रस्ताव पारित किया गया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत कब दिया गया था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आंसर करें। देखिए ये 1940 में, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में जो है मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में द्विराष्ट्र का सिद्धांत का प्रस्ताव पारित किया गया। और इस प्रस्ताव में ही आपको पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसका प्रारूप जो है अगर प्रस्ताव की बात करेंगे तो सिकंदर हयात खां के द्वारा तैयार किया गया था और फजलुल हक के द्वारा इसकी प्रस्तुतिकरण की गई थी। कब किया गया था, तो 1940 में किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, लिनलिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव के बारे में बताइए, कौन सा आपको कथन सही है, सही ही बताना है यहाँ पे। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, आंसर करें इसका। देखिए ऑप्शन आप सभी देख ले। देखिए पहला में लिखा है कि 1 सही है, दूसरा में 2 सही है, तीसरा में दोनों सही है, चौथा में है 1 2 दोनों असत्य है। लिनलिथगो या अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, देखिए तो पहला लिखा है कि प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पे तुरंत भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी में सभी सदस्य भारतीय होंगे। अब यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया सभी सदस्य, ऐसे में तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया बिल्कुल, और पहला भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, डी बनेगा। 1 और 2 दोनों क्या है, सही नहीं है। ठीक है, क्लियर है। देखिए भारत को जो है डोमिनियन स्टेटस की दर्जा के बाद जो है अनिश्चित भविष्य में की गई थी, तुरंत बाद नहीं की गई थी। ठीक है, यानी बाद में दिया जाएगा, कोई उसका डेट वगैरह नहीं बताया गया था। और वायसराय की जहां तक कार्यकारिणी परिषद की बात हुई, इसमें जो है प्रधान सेनापति भारतीय यहाँ पे नहीं होंगे, ये प्रावधान था। यहाँ पे सभी सदस्य वाली बात की जा रही है, ऐसे में ये भी जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से जो है किसके द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को दिवालिया होने वाला बैंक कहा गया था। क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में बताया गया कि ये दिवालिया होने वाला बैंक है, ये जो है नेहरू जी के द्वारा कहा गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या बताया गया था, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव क्या है, दिवालिया होने वाला बैंक है। ठीक है, महात्मा गांधी भी इसको लेके एक स्टेटमेंट दिए थे, उनके द्वारा क्या कहा गया था, इसको उत्तर दिनांकित चेक बोला गया था। ठीक है, उत्तर दिनांकित चेक यानी आउटडेटेड चेक है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्रिप्स मिशन में जो बातें कही गई थी बिल्कुल उत्तर दिनांकित ही थी कि ऐसा किया जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है क्रिप्स मिशन से वार्तालाप के लिए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता थे। ठीक है, जो क्रिप्स मिशन यहाँ पे आई थी तो भारत के से जो है वार्तालाप कौन कर रहे थे पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। जबकि जवाहरलाल नेहरू भी खैर इसमें साथ थे, लेकिन मुख्य प्रवक्ता की बात की जाए तो यही थे। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। भारत छोड़ो। ठीक है, देखिए ये आपको जो प्रस्ताव आया था 1942 में ही आया था। ठीक है, और जो जो अंग्रेज लेके आ रहे थे उनके खिलाफ आप देखेंगे तो भारतीयों का एक एक्शन हो रहा था। वैसे में भारत जो है छोड़ो आंदोलन था 1942 में,
और ये कहाँ हुआ था? बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस के अधिवेशन में ये जो है प्रस्ताव रखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ऐसे में ऑप्शन आप लोग कर लिए होंगे सही, ठीक है। खैर इसके समर्थन में जो है आपको वल्लभ भाई पटेल वगैरह भी इसमें शामिल थे। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए समानांतर सरकार जो है आप देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन जब था तो बहुत जगह बनाई गई थी, और ऐसे में देखेंगे तो जो है पूछा है कि कौन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है, ठीक है। देखिए बलिया, चित्तू पांडे, सतारा, वीआई चौहान, तामलुक, मतांगनी, हजारा। देखिए ये जो तामलुक नामक जो सरकार था ये सतीश सावंत के नेतृत्व में चला था, ये मतांगनी हजारा नहीं था, ठीक है। नाम याद रखेंगे, ठीक है। सतीश जो है आपको सावंत, बाकी बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में और सतारा में वीआई चौहान के नेतृत्व में था, ठीक है। अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसमें सबसे ज्यादा दिन तक कौन सरकार जो है चली थी। यहाँ पे चूंकि सुमेलित नहीं बताना था तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3, यही ऑप्शन बनेगा। आगे देखिए, निम्नलिखित का सही क्रम बताइए, ठीक है। देखिए सीआर जो फार्मूला था ये कब था आपका? 10 जुलाई 1944 को था। लियाकत अली और देसाई पैक्ट जो है ये आपको 1945 की घटना है, ठीक है, अप्रैल 1945। और विवल योजना ये कब आया था? 1945 में ये भी आया था, ठीक है, ये 1945 था। अब विवल योजना जो है 14 जून में आया था ये। ऐसे में देखें सीक्वेंस आपको लगाना है, लगा दिए होंगे आप लोग। सबसे पहले 1944 की घटना तो 1 हो जाएगा, इसके बाद देखें तो ये अप्रैल, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, फिर 3। ऐसे में क्या हो जाएगा? अब इंडिविजुअली भी इस चीज को याद रखेंगे। बेबल योजना जो है, बेबल प्लान कब आया था? 1945 में आया था, जून 1945 एटलीस्ट याद रखें, डेट याद नहीं रख सकते हैं तो। लियाकत और देसाई के बीच फैक्ट जो है अप्रैल 1945 में हुआ था। सीआर जो है फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे 10 जुलाई 1944। आगे देखिए, 1945 में हुए शिमला समझौता सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? मुस्लिम लीग के अध्यक्ष है, सिखों के प्रतिनिधि, हिंदू महासभा, अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि। देखिए इस जो शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में हुआ था, ये तो फैक्ट याद रखेंगे ही। इसमें जो है आपको हिंदू महासभा को वायसराय के द्वारा भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी, तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 138। अच्छा ये कितना था? 137 था ना, तो कुछ प्रश्न और होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। हाँ 2 प्रश्न और होना चाहिए। देखिए, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है ये आपको बताना है, ठीक है। आंसर कीजिए इसका। देखिए ऑप्शन दिख रहा होगा, 1 2 है, 2 3 है, 1 3 और 1 2 3 है, ठीक है। देखिए पाकिस्तान की मांग को नकार दिया गया, इसमें भारतीय में संघीय शासन की स्थापना की बात की गई थी, संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। देखिए कैबिनेट मिशन जो आया था इसमें पाकिस्तान को मांग को नकार दिया गया था, बिल्कुल ही सही है। संघीय शासन की स्थापना की बात की गई थी, संविधान सभा के गठन की बात की गई थी, इसी के अकॉर्डिंग स्थापना भी किया गया था। तो ऐसे में तीनों ये स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 139। भारत की आजादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? आसान सा प्रश्न है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आचार्य JB कृपलानी, ठीक है, इन्हीं के द्वारा किया गया था। अच्छा भारत की आजादी के समय अगर पूछा जाए भारत के पहले वायसराय कौन रहे थे, तो माउंटबेटन रहे थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे जब भारत आजाद हो रहा था, तो ये भी याद रखेंगे, क्लीमेट जो है इटली थे। और उसमें सम्राट कौन थे? सम्राट थे आपको जॉर्ज जो है पंचम थे, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रेजिमेंट जो है आजाद हिंद फौज के अंतर्गत गठित नहीं किया गया था? देखिए आजाद हिंद जो फौज बना था उसके अंदर बहुत सारे रेजिमेंट बनी थी, उसमें गांधी, नेहरू, ये सब चीज बना था। गांधी था इसमें, नेहरू भी था, आजाद भी था इसमें, पटेल रेजिमेंट नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। खैर इसमें और भी अरेंजमेंट था, जैसे अरेंजमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे रानी झांसी बाई रेजिमेंट वगैरह भी था, ठीक। चलिए तो ऐसे में हम लोग प्रश्न फिनिश कर लिए, 140 लगभग 70 प्रश्न यहाँ पे था, और बहुत अच्छे तरीके से फिनिश किया गया। ऐसे ही आपके लिए आगे काम करते रहा जाएगा। BPSC के लिए टेस्ट सीरीज हम लोग पहले ही देख ही रहे हैं, और ERO के लिए चूंकि अभी डेट वगैरह नहीं आया है, और जब से डेट वगैरह आपका अनाउंस हो जाएगा तो उसके लिए और जो है इसके लिए हम काम करेंगे। बाकी आप लोग चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है।
चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट लिखेंगे। अगर जिस प्रोग्राम की मैं बात किया हूँ मेंटरशिप प्रोग्राम में, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर देंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।